भारतीय संविधान के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं वो टॉपिक क्या है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो सबसे पहले बता दें मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भाग 3 में, और इसके अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया था, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आज पढ़ेंगे इसके बारे में, जानेंगे कि क्या प्रश्न आपके लिए बन सकता है। और ठीक है, देखिए इसे ना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो परीक्षा में सबसे पहले पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, हाँ, और पूछेगा कि इसको भाग कै में वर्णन है, तो भाग 3 में। और जब पूछेगा अनुच्छेद कितना से कितना तक, तो 12 से 35 तक। संविधान के भाग 3 को ना भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ने कार्टा, क्या कहते हैं? मैग्ने कार्टा। तो परीक्षा में पूछेगा आपको कि भारतीय संविधान के मैग्ने कार्टा कौन है, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, क्यों कहा गया? इसे मूल अधिकार का ना जन्मदाता भी कहते हैं, मूल अधिकार के जन्मदाता भी कहते हैं। मैग्ने कार्टा एक ना फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? कहता मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352, यानी राष्ट्रीय आपात है आपका 352, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को न छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को न स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, कहता ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। कहता राज्य उन पर न अतियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध के का कारण उचित हो या नहीं, इसका निर्णय अदालत करता है। कौन करेगा? अदालत माने न्यायालय, न्यायालय माने कोर्ट, समझ गए? कहता मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए न व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, इसको याद रख लीजिए, 226 यानी 226 आर्टिकल 226, यानी कि आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा ना, तो आर्टिकल 226 के तहत ना आप जा सकते हैं। ठीक है, कहता है यहाँ पे 226 के तहत उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। कहने का मतलब मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, यानी 226 लगाएंगे तो उच्च न्यायालय जाएंगे जो राज्य में रहता है, ठीक है, अब 32 लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही यहाँ अपील को लेकर जाया जाए, यानी डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप जाइएगा ना तो अनुच्छेद 32 लगेगा वहां पे, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 32 का ना क्या हुआ, हनन हुआ। ठीक है, समझ गए? हनन हुआ तो सीधा वो पहुंच जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगर आप उच्च न्यायालय जाइएगा तो 226 के तहत। ठीक है, कहता है मूल संविधान में ना पहले 7 गो मौलिक अधिकार था। जब हमारा मूल संविधान बना था तो क्या गो? तो परीक्षा में पूछता है कि जब हमारा संविधान बना था हमको कितना दिया गया था मौलिक अधिकार? था 7 गो, लेकिन वर्तमान में क्या गो है? 6 गो है। तो कहता है मूल संविधान में 7 गो मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, दोनों को याद रख लिया, 44वें संविधान संशोधन 1978, यानी संविधान का ना संशोधन हुआ 44 नंबर का। ठीक है, कब हुआ? 1978 में। द्वारा ना संपत्ति का अधिकार, यानी पहले ना संपत्ति का अधिकार ना मूल अधिकार में था, अब उसको हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 के एक को मौलिक अधिकार की ना सूची से हटाकर संविधान के ना भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत ना कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। कहने का मतलब कि पहले संपत्ति का अधिकार ना मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है और रख दिया गया है 300 के क में। लेकिन कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, कहता है 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पटेल जी। कौन थे? पटेल जी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की, यानी कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग पटेल जी किए थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कराची में चल रहा था अधिवेशन, कहाँ? 1931 में। आई प्रश्न ना पिछले बार ना स्टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि सबसे पहले मूल अधिकार की मांग कौन किया था? पटेल जी। कराची अधिवेशन में कही आता 1931 में। कहता मूल अधिकार का प्रारूप ना जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, यानी कि उसको लिखे थे, प्रारूप तैयार किए थे जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कहता अभी वर्तमान में जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया है वो है आपका समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18। समझ गए? परीक्षा में याद रखिएगा, ही पूछता है समता या समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार
19 से 22 यानी अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक ना स्वतंत्रता अधिकार के बारे में वर्णन है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध, यह अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध कितना 24 से मतलब 23 से लेकर के 24 तक, यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में बात है शोषण के विरुद्ध। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, परीक्षा में बहुत पूछता है, छवे को याद कर लीजिए, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, आप दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तक बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आता है, अनुच्छेद 32। कहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन कौन में है, अनुच्छेद 32 में। तो इस प्रकार से आपको अभी 6 को दिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। अब जानते हैं हम सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार है ना, उसके बारे में, ठीक है। कहता है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी विधि माने की कानून, विधि माने कानून, यानी अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। कहता है इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक मान कानून बनाएगा, मतलब एक समान माने सबके लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर ना एक समान लागू करेगा, समझ गए, यानी सभी व्यक्ति के लिए एक कानून बनेगा, सब पर ना एक समान लागू करेगा। इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 14 में। इसको क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी जो हमारे पास विधि है ना, हमारे पास जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में, ठीक है। इसमें कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। कहता है राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है। अगर भेदभाव होगा तो सीधा चल जाएगा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यही है अनुच्छेद 15 में आपका, ठीक है। अब है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी अवसर माने कि उसको अवसर दीजिए, चांस दीजिए, ठीक है, मौका दीजिए। कहता है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, तो ये सबको ना कुछ छूट दिया गया अपवाद में, ठीक है। मतलब सभी लोग बराबर है, सभी को समान दिया गया है, समता, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है अनुच्छेद 18। तो इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। अब उपाधि क्या होता है, 17 छोड़ दिए, अच्छा ठीक है, 17 एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्या होता है देखिए, और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए ना इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और छुआछूत नहीं मानता है कि हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, उसके साथ नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। अस्पृश्यता का अंत यही है, अनुच्छेद 17, इसको कहते हैं छुआछूत, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ना अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए ना इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ठीक है, समझ गए। कहता है अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत। कहता सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, यानी कि आप दूसरा देश में रहते हैं, आपका दूसरा देश वाला ना इनाम दे देगा, आप नहीं ले सकते हैं जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। तो यहीं पे यहाँ पे कहता है सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसे कि सेना उना में रहता तो उसको देते हैं ना, तो सेना के लिए ठीक है, ठीक है, अपना देश के लिए, लेकिन दूसरा देश में आप रहते हैं, आप इनाम नहीं ले सकते, पुरस्कार नहीं ले सकते जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, ठीक है। कहते भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है उपाधि, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रपति से आपको उपाधि लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये बात कहाँ किया गया, 18 में, यानी उपाधियों का अंत में। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। यानी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि भारत विभूषण अनुच्छेद क्या के तहत, तब 18 के तहत। अभी मिला था ना भारत रत्न 5 गो के तहत, समझ गए। तो आपको पूछेगा कि अनुच्छेद के दिया है, अभी कै गो मौलिक अधिकार है, 6 गो, कहां से कहां तक वर्णन है, तो यही सब परीक्षा में पूछेगा, आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे और जानेंगे वहां से आपके लिए परीक्षा में क्या प्रश्न बनता है, ठीक है।